What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता। स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के कटरा में 3.4 मैग्नीट्यूड, जापान के होकाइडो आइलैंड में 6.1 मैग्नीट्यूड और टर्की के गाजियान्टेप में 7.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप रजिस्टर किए गए। हालांकि जहां एक तरफ इन भूकंपों से जम्मू और जापान के इलाकों में कोई मेजर डिस्ट्रक्शन नहीं देखने को मिला, लेकिन वहीं टर्की समेत सीरिया के कई इलाकों में इन भूकंपों ने मानो विनाश के द्वार खोल दिए हों। असर ये हुआ कि इस प्राकृतिक आपदा के चलते टर्की में 45,000 से ज्यादा और सीरिया में 7,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। साथ ही इन देशों में कुल मिलाकर $105 बिलियन से ज्यादा का नुकसान रिपोर्ट किया गया। दोस्तों, वैसे तो अर्थक्वेक को प्राकृतिक आपदा ही मानते हैं, पर कई बार अर्थक्वेक्स नेचुरल नहीं बल्कि मैन मेड भी हो सकते हैं। हालांकि मैन मेड डिजास्टर के मुकाबले नेचुरल अर्थक्वेक्स ज्यादा फ्रिक्वेंट और ज्यादा विनाशकारी होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ के इवोल्यूशन के साथ अर्थ का इंटीरियर भी इवॉल्व हो रहा है। अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स में हो रहे इन बदलावों के कारण एंडोजेनेटिक फोर्सेस भी बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, एंडोजेनेटिक फोर्सेस ऐसी फोर्सेस को कहा जाता है जो अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट होती हैं। इन एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बढ़ने की वजह से इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स और उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम अर्थक्वेक के बारे में डिटेल में जानेंगे, जहां हम अर्थक्वेक के ओरिजिन और फॉर्मेशन से जुड़े सभी पहलुओं को समझेंगे। साथ ही हम वेरियस सीस्मिक जोन्स और अर्थक्वेक के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को भी मैप की मदद से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और GS1 के ज्योग्राफी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अर्थ पर होने वाले सडन मूवमेंट्स और अर्थ सरफेस के बदलते शेप के पीछे जियोमॉर्फिक प्रेशर्स जिम्मेदार होते हैं। ये जियोमॉर्फिक प्रेशर दो टाइप के होते हैं। एक एंडोजेनिक फोर्सेस, यानी वो फोर्सेस जो अर्थ के इंटरनल रीजन में प्रोड्यूस होती हैं, और दूसरा एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी वो फोर्सेस जो अर्थ के एक्सटर्नल रीजन में प्रोड्यूस होते हैं। अर्थक्वेक, लैंड अपलिफ्टमेंट, वोल्केनिज्म, फॉल्टिंग और फोल्डिंग जैसे इवेंट्स इन्हीं एंडोजेनस फोर्सेस के कारण देखने को मिलते हैं। इन एंडोजेनिक फोर्सेस को फर्दर दो फोर्सेस में डिवाइड किया जाता है, एक कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस और दूसरे डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनकी वजह से अर्थ के इंटीरियर में बहुत सडन मूवमेंट देखने को मिलती है। वहीं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनकी वजह से अर्थ के इंटीरियर में स्लो मूवमेंट्स का जन्म होता है। अर्थक्वेक कैटास्ट्रोफिक फोर्स का एग्जाम्पल है। दरअसल जब इन कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस की वजह से अर्थ के अंदर मौजूद एनर्जी अचानक से तेजी के साथ रिलीज होती है, अर्थ सरफेस पर क्रिएट होने वाली वाइब्रेशन से अर्थक्वेक का जन्म होता है। जिस जगह से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है उस जगह को फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है। इसी फोकस या हाइपोसेंटर से अलग अलग दिशाओं में वेव्स यानी तरंगे अर्थ के इनर सरफेस से अर्थ के आउटर सरफेस की तरफ ट्रैवल करना शुरू करती हैं। वहीं फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की जिस सतह पर वेव सबसे पहले आकर टकराती है उस जगह को एपिसेंटर कहा जाता है। एपिसेंटर ही वो पॉइंट है जहां किसी भी अर्थक्वेक के कारण सबसे ज्यादा तबाही का खतरा होता है। दोस्तों, अर्थक्वेक इसलिए भी बाकी डिजास्टर से सीवियर माने जाते हैं क्योंकि ये दूसरे डिजास्टर को प्रोड्यूस करने में एक मेजर फोर्स की तरह होते हैं, जहां कई केसेस में अर्थक्वेक खुद दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उदाहरण के तौर पर ओशन के अंदर आने वाली सुनामी को जन्म देने में भी अर्थक्वेक एक मेजर फोर्स की तरह होती है। वहीं हिली रीजन्स में अकर होने वाले लैंडस्लाइड्स या एवलांचेस जैसे इंसिडेंट्स भी अर्थक्वेक के कारण क्रिएट हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे अर्थक्वेक आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन 3 रीजन्स को इस डिजास्टर का मेन कारण माना जाता है। एक टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से, दूसरा वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, और तीसरा मैन मेड रीजन्स जैसे माइनिंग या डैम रिजर्वायर की फिलिंग। आइए एक एक करके अर्थक्वेक के फॉर्मेशन से जुड़े सभी पहलुओं को जानते हैं। भूकंप के बनने की कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। दरअसल अर्थ के इंटीरियर में टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। इस थ्योरी को सबसे पहले 1912 में जर्मन जियोलॉजिस्ट एल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी। हालांकि 1967 के अराउंड वेगनर की इस थ्योरी को जियोलॉजिस्ट ने थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के रूप में एक्सेप्ट किया। इसी दौरान ये बात सामने आई कि अर्थ के अंदर मौजूद ये प्लेट्स स्टैटिक यानी स्थिर नहीं होती, बल्कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं। इन्हीं मूवमेंट की वजह से प्लेट की बाउंड्रीज सीस्मिक बिहेवियर शो करती हैं, यानी कि प्लेट बाउंड्रीज में वाइब्रेशंस होती हैं। इन प्लेट की बाउंड्रीज को हम फॉल्ट लाइन के नाम से भी जानते हैं। इन प्लेट्स की मूवमेंट 3 प्रकार की होती है। एक कन्वर्जिंग मूवमेंट
दूसरी डाइवर्जिंग मूवमेंट और तीसरी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मूवमेंट। कन्वर्जिंग मूवमेंट के दौरान प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, इसके कारण एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है। वहीं डाइवर्जिंग मूवमेंट के दौरान ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव करती हैं, जिसके कारण दो प्लेट्स के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तीसरा टाइप है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मूवमेंट, जहां दो एक साथ जुड़ी हुई प्लेट्स स्लाइड करते हुए एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। इसे हम स्लिप एंड स्लाइड एक्शन भी कहते हैं। इन तीनों ही मूवमेंट्स की वजह से अर्थक्वेक फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे अर्थक्वेक्स की फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मूवमेंट में स्लिप एंड स्लाइड एक्शन के कारण होती है। दोस्तों, मूवमेंट के दौरान किन्हीं दो प्लेट्स का एक दूसरे से आमना सामना होने से स्ट्रेस यानी तनाव और प्रेशर यानी दबाव का जन्म होता है। जब ये स्ट्रेस पृथ्वी अपने अंदर संभाल नहीं पाती तो वो इस स्ट्रेस को वेव्स यानी तरंगों के रूप में रिलीज कर देती है। दोस्तों, अर्थ के इनर रीजन से पैदा होने वाली ये वेव्स 3 प्रकार की होती हैं और भूकंप के दौरान हर वेव एक अलग रोल प्ले करती है। इन्हीं सीस्मिक वेव्स का इस्तेमाल करके हम अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी जुटाते हैं। आइए एक एक करके इन वेव्स के बारे में जानते हैं। पहली है पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स। दोस्तों, प्राइमरी वेव्स के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये वेव किसी भी प्रकार के मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, फिर चाहे वो मीडियम सॉलिड हो या लिक्विड। इसका सीधा मतलब ये है कि प्राइमरी वेव्स क्रस्ट के सॉलिड पार्ट में भी ट्रैवल करती हैं और अर्थ के अंदर मौजूद लिक्विड पार्ट में भी। बाकी वेव्स के मुकाबले प्राइमरी वेव्स की स्पीड भी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए अर्थ सरफेस पर सबसे पहले पहुंचने वाली वेव्स पी टाइप ही होती हैं। साथ ही प्राइमरी वेव्स की वेवलेंथ छोटी है पर इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। दूसरे वेव्स को एस वेव्स या सेकेंडरी वेव कहा जाता है। सेकेंडरी वेव्स प्राइमरी वेव्स की तरह सभी मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकती। सेकेंडरी वेव्स को ट्रैवल करने के लिए सॉलिड मीडियम की ही जरूरत होती है, यानी अर्थ के अंदर मौजूद लिक्विड पार्ट में ये ट्रैवल नहीं करती। लेकिन प्राइमरी वेव्स की ही तरह सेकेंडरी वेव की भी वेवलेंथ छोटी होती है और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा। थर्ड टाइप्स ऑफ वेव को एल वेव्स या लॉन्ग वेव्स कहा जाता है। लॉन्ग वेव्स के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ सरफेस पर ट्रैवल करती हैं, यानी इनका एग्जिस्टेंस अर्थ के क्रस्ट तक ही सीमित रहता है। इसी रीजन की वजह से अर्थक्वेक से होने वाला सारा स्ट्रक्चरल डैमेज, जैसे किसी इमारत का गिरना या पुल का टूटना, इन्हीं लॉन्ग वेव्स के कारण होता है। इसके अलावा तीनों प्रकार की वेव्स में सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली भी लॉन्ग वेव मानी जाती हैं। दोस्तों, अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के लिए सीस्मोग्राफ नाम के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। सीस्मोग्राफ इनर्शिया के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल पर काम करता है। दरअसल सीस्मोग्राफ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स लगे होते हैं जो अर्थक्वेक के दौरान धरती के कंपन यानी वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करते हैं। अर्थक्वेक का मेजरमेंट उसकी इंटेंसिटी का और उसके मैग्नीट्यूड के आधार पर किया जाता है। जहां अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड से हमें पता चलता है कि वो पर्टिकुलर अर्थक्वेक कितना शक्तिशाली था, वहीं अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करके हम अर्थक्वेक से हुए प्रभावों के बारे में पता कर सकते हैं। अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए रिचर स्केल नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। इस स्केल को ईयर 1935 में चार्ल्स रिचर द्वारा बनाया गया था। इस स्केल पर 1 मैग्नीट्यूड से लेकर 9 मैग्नीट्यूड तक की मार्किंग्स होती हैं, जहां मैग्नीट्यूड बढ़ने पर डैमेज भी बढ़ता है। इस स्केल पर 1 मैग्नीट्यूड का मतलब है माइक्रो अर्थक्वेक, वहीं 9 के आसपास के मैग्नीट्यूड का मतलब होता है टोटल डिस्ट्रक्शन। दूसरी तरफ अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए मेर्काली स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्केल लेवल 1 से लेकर लेवल 12 तक होती है। मेर्काली स्केल में लेवल 1 रीडिंग का मतलब है ऐसे अर्थक्वेक जो महसूस नहीं किए जा सके। रिचर स्केल की ही तरह मेर्काली स्केल पर भी जैसे जैसे रीडिंग बढ़ती है वैसे वैसे अर्थक्वेक के इम्पैक्ट भी बढ़ते जाते हैं। इंडिया में आने वाले अर्थक्वेक को उनकी इंटेंसिटी के आधार पर मेजर किया जाता है। वहीं इस इंटेंसिटी के आधार पर पूरी कंट्री को अलग अलग सीस्मिक जोन्स में बांटा गया है। दोस्तों, इंडिया को कुल मिलाकर 5 सीस्मिक जोन्स में डिवाइड किया गया है, जहां इन 5 सीस्मिक जोन्स में इंडिया के अलग अलग रीजन्स इंक्लूडेड हैं। जोन 1 में ऐसे रीजन्स आते हैं जहां अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेर्काली स्केल पर 5 से कम हो। ये वो रीजन्स हैं जो इंडिया में सबसे कम अर्थक्वेक प्रोन है, यानी यहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना सबसे कम होती है। लेकिन फिलहाल इंडिया में कोई भी रीजन जोन 1 का हिस्सा नहीं है। दूसरा है जोन 2। जोन 2 वाले जो रीजन्स होते हैं जहां अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 5 से लेकर 6 तक होती है। ये ऐसे रीजन्स है जहां पे अर्थक्वेक तो आते हैं पर इनसे होने वाला डैमेज काफी कम होता है। जोन 2 के अंडर इंडिया का 41% हिस्सा आता है। कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे दक्षिण राज्य जोन 2 का ही हिस्सा हैं।
दूसरा है जोन 3। जोन 3 की इंटेंसिटी 6 से लेकर 7 तक होती है और इसके अंडर इंडिया का 30% हिस्सा आता है। इस जोन में मॉडरेट डैमेज की संभावना होती है। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा जैसे स्टेट्स को जोन 3 में शामिल किया गया है। 7 से लेकर 8 तक के इंटेंसिटी वाले रीजन्स को जोन 4 में रखा जाता है। इस जोन में भारत का 18% हिस्सा आता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और दिल्ली जैसे रीजन्स इसी जोन का हिस्सा हैं। लास्ट जोन है जोन 5, जहां 9 या उससे ऊपर की इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक आते हैं। इस रीजन के अंदर इंडिया का टोटल 11% एरिया है, जहां वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज, अपर पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, रन ऑफ कच्छ और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इस जोन में शामिल हैं। दोस्तों, अर्थ पर मेजरली 3 रीजन्स हैं जहां पे अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सबसे पहला रीजन है सर्कम पैसिफिक बेल्ट। पैसिफिक ओशन के कोस्टल एरिया के इन एंड अराउंड एक्सटेंडेड ये वो रीजन जो अर्थक्वेक से सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहता है। इस बेल्ट रीजन में न्यूजीलैंड, न्यू गिनी, जापान, अलास्का और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका जैसे रीजन शामिल हैं। इस रीजन को हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। दुनिया में आने वाले अर्थक्वेक्स का 68% इसी रीजन में आता है। सेकंड है एल्पाइन बेल्ट। एल्पाइन बेल्ट में वर्ल्ड के 15% अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। इक्वेटर के पैरेलल मैक्सिको से लेकर अटलांटिक ओशन का पूरा रीजन, मेडिटेरियन सी से लेकर एल्पाइन कॉकेसस रीजन और कैस्पियन सी, साथ ही साथ हिमालयन रेंजेस और उसके आसपास के एरियाज एल्पाइन बेल्ट का विस्तार है। थर्ड रीजन है ईस्ट अफ्रीका की रिफ्ट वैलीज। इसमें आर्कटिक, अटलांटिक और वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन्स के एरियाज शामिल हैं। हाल ही में इस रीजन में सोमालियन और न्यूबियन प्लेट के कारण भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जो इस रिफ्ट वैली को फर्दर एक्सटेंड भी कर रहा है। दोस्तों, अर्थक्वेक एक ऐसा नेचुरल फिनोमिनन है जिसे हम जाहिर तौर पर रोक नहीं सकते, पर ह्यूमन इंड्यूस यानी मैनमेड अर्थक्वेक को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए जाने जरूरी है, जहां माइनिंग जैसी एक्टिविटीज को स्पेशली मॉनिटर करना जरूरी है। रिसेंटली इंडिया के जोशीमठ में खड़ा हुआ केओस इसी माइनिंग की देन है, जिसने आज इस पूरे इलाके को भूकंप की तेज तलवार के सिरे पर खड़ा कर दिया है। ऐसे में अर्थक्वेक के आफ्टरमैथ मेजर्स करने के साथ हमें इन इंसिडेंसेस के अकर होने से पहले की तैयारी पर भी ध्यान देना होगा, ताकि जिस प्रकार का विनाश टर्की और सीरिया में देखने को मिला, ऐसा कोई दूसरा अध्याय दुनिया की किसी और जगह देखने को ना मिले। बहरहाल, इसी के साथ अपने वीडियो डिस्कशन को हम यही समाप्त करते हैं। और जैसा वीडियो के पहले भाग में मैंने आपसे बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। And the question is, explain the world distribution of earthquakes. Also discuss the seismic zone division of India. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।